Thank you. Chancellor of Sarda University, Sri Pradeep Gupta ji, Pro-Chancellor Sri Hitan Gupta ji, Chief Guest of the inaugural session, Sri Ravi ji, all the distinguished guests on the dais, members of faculty, students, and the participants in this 3 days conference on the emerging electrical, electronics and computing technologies. A very good afternoon to all of you. सामान्य तौर पे मैं ऐसे मौके पे हिंदी में बात करता हूँ और अगर गुप्ता जी की परमिशन हो, अगर आप चाहेंगे अंग्रेजी बोलना तो मैं अंग्रेजी ही बोलूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अपनी भाषा में मैं बोलूँ, इसलिए मैं गुप्ता जी के परमिशन से मैं आप सबसे हिंदी में ही संवाद करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपने जो विषय चुना है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। शारदा विश्वविद्यालय को इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज, मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं फ्रॉम IIT कानपुर, और सरकार में पिछले 40 साल में काम करते हुए और खास तौर से पिछले 10 से 11 साल में जिस तेजी से इस क्षेत्र में विकास हुआ है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, तो विकसित भारत 2047 तक जब हम अपनी आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहे होंगे तो हमारा देश विकसित होगा। उस लक्ष्य पर जिस प्रकार से देश तेजी से बढ़ रहा है उसमें इस फील्ड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर शारदा विश्वविद्यालय में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पर एकेडमिशियंस भी हैं, रिसर्चर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, स्टार्टअप्स भी है, इंडस्ट्री भी है और स्टूडेंट्स भी हैं, ये सारे के सारे लोगों का एक संगम 3 दिन तक 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त पर जो आपने किया है, इसके लिए मैं शारदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। ये जो आपने शुरुआत में इसके जो फर्स्ट वक्ता थे उन्होंने बताया कि कुल 2600 पेपर्स आपने एक्सेप्ट किए इस 3 दिन के लिए वार्ता के लिए। मैं इस बात के लिए भी उन तमाम सारे रिसर्चर्स को बधाई दूंगा जिन्होंने अपने पेपर से यहाँ कंट्रीब्यूट किया, और निश्चित तौर पे इससे इसके ज्ञान में वृद्धि होगी। जो आप यहाँ पे पेपर शेयर करेंगे और वो तमाम सारे डिस्कशंस होंगे। मैं आपका जो आज ये 3 दिन के कॉन्फ्रेंस का जो बुकलेट बना उसको मैं देख रहा था कि किस प्रकार से पैरेलली बहुत सारे सेशंस और इन तमाम सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के चल रहे हैं। निश्चित तौर पे उससे काफी सारा ज्ञान में वृद्धि होगी। लेकिन यहीं पे एक हमारे वक्ता ने कहा, एक हमारे विद्वान वक्ता जो कि हमारे सरकार के भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि आज हमको जरूरत है जो रिसर्च है, रिसर्च को पेटेंट में कन्वर्ट करने का, रिसर्च को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करने का, और उस प्रैक्टिस को लैब से फैब्रिकेशन में कन्वर्ट करने का, जिससे कि हमारी जो आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, बार बार सुना होगा, आपने उनको लाल किले के प्राचीर से और तमाम सारे संबोधनों में सुना होगा कि सरकार 2 चीज के ऊपर सबसे ज्यादा महत्व दे रही है। सबसे पहला चीज ईज ऑफ लिविंग, जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। हमारा देश जब विकसित होगा तो लोगों की जिंदगी इतनी आसान हो जाए कि वो जिस क्षमता रखते हैं, जो उनकी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को सबसे ज्यादा ध्यान दें और जिंदगी उनकी बहुत ही आसान हो जाए। अगर आप छात्र हो तो आपका छात्र का काम आसान हो जाए। यहाँ पे हमारे बता रहे थे, मिनिस्ट्री से बता रहे थे कि आपको रिसर्च के लिए बहुत सारा फंड्स है, लेकिन फंड्स का सैंक्शन आसान हो जाए कि आपको इतना जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जितना सारा काम आसान हो जाए कि जो रिसर्चर चाहें उनको तत्काल संपर्क करें और सारी की सारी सीमलेसली ये सारी व्यवस्था हो जाए। तो एक तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है।
और दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जो सरकार का जो काम करने का तरीका है, चाहे वो इंडस्ट्री के बारे में हो, किसी चीज के बारे में हो, एग्रीकल्चर के बारे में हो, कॉमर्स के बारे में हो, ये सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल आसान हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। और उससे हमारा देश, जो देश का जो पोटेंशियल है, आपने देखा कि किस प्रकार से, जिसमें पूरी दुनिया कोविड-19 से सारी की सारी दुनिया जूझ रही थी, तमाम सारे देशों की अर्थव्यवस्था चकनाचूर हो रही थी, उस समय हमारा देश आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा था। उस समय हमारा देश एक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के अगले 25 साल में, जो 2022 के 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ लाल किले के प्राचीर से, तो 2047 तक अगले 25 साल के भीतर भीतर देश विकसित भारत बनेगा। उस संकल्प के साथ, इस तेजी के साथ तमाम सारे परिवर्तन को लेकर के आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस पे हमारे तमाम सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं बहुत ध्यान से उनको सुन रहा था। इसमें बहुत कुछ काम हो रहा है, तमाम सारे स्तर पे हो रहा है। एक अभी जस्ट लास्ट में हमारे यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रदीप गुप्ता जी बता रहे थे कि हमको एक ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिससे कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, जो हमारे देश की मेधा है, जो देश की विद्वता है, वो उभर करके सामने आए और वो प्रैक्टिस में कन्वर्ट हो। मैं आपको गुप्ता जी बताना चाहूंगा कि इसके बारे में भी भारत सरकार ने तमाम सारा इतना बढ़िया इकोसिस्टम बना रखा। उदाहरण के लिए जब भारत सरकार में अर्बन सेक्रेटरी हुआ करता था, तो हमारे सारे के सारे 100 सिटीज में इनोवेशन हब्स बने हुए हैं। वो एक प्रकार का इकोसिस्टम देते हैं कि जिससे कि किसी प्रकार का, चाहे एग्रीकल्चर के बारे में हो, कॉमर्स के बारे में हो, इंडस्ट्री के बारे में हो, लोगों की लाइफ को फर्क डालने के बारे में आप आइए और वहां पे वो सारा फैसिलिटी है जिससे कि आप वहां रिसर्च कर सके, अपने हाथ आजमा सके। राज्य सरकारों ने, अभी उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव था, राज्य सरकार ने तमाम सारे अपनी यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार के इनोवेशन हब बना रखे हैं जिससे कि आप आइए, उसको प्रैक्टिस करिए और उसको सरकार उसमें आपको सहायता देती है। भारत सरकार ने ऐसे तमाम सारे सुविधा बना रखे, लेकिन इसे और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ये तो निश्चित तौर पे। लेकिन आज देश में एक इनोवेशन का एक माहौल बना हुआ है। इनोवेशन का अगर हमारा नहीं होता तो इतनी सारी चीजें मेक इन इंडिया, जो तमाम सारी चीजें मेक इन इंडिया तेजी से हो रही है, वो केवल इस नाते हो रही है कि देश इनोवेशन को प्रमोट कर रहा है। आप में से एक वक्ता ने बताया कि हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, क्योंकि इनोवेशन विल लीड टू स्टार्टअप। जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम आज देश में दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। आज हमारे पास 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। आज हमारे पास 4 से ज्यादा जो है, इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है जो कि $100 बिलियन से ऊपर हो, $100 बिलियन से डॉलर, जिसको इतनी बड़े हमारे पास जो स्टार्टअप्स है। 14 हमारे $10 बिलियन से भी बड़े स्टार्टअप्स है, यानी काफी बड़ा इकोसिस्टम हमारे यहाँ पे। यूनिकॉर्न्स 100 से ज्यादा, जो $500 मिलियन से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है। 1,40,000 से ज्यादा हमारे स्टार्टअप्स है देश में, और सारे के सारे राज्य इसको तेजी से बढ़ा रहे हैं। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था पूरे देश में, एक स्टार्टअप की व्यवस्था और इनोवेशन की व्यवस्था है, उसमें और भी ज्यादा गति देने की आवश्यकता है। और वही गति की बात, जब जैसे इस बार का आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को जो सुना होगा, तो उसी गति को देने की बात है कि जितना तेजी से विकास 10 साल में हुआ, उसको और विकास की दर को तेज करने की आवश्यकता है। और ऐसे में इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है। अब इसमें जो हमारी जो इमर्जिंग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी की क्या सारी बातें, क्या चीजें हैं जिसके ऊपर हमको फोकस देने की बात है। आज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर इस तेजी से काम हो रहा है। भारत सरकार इसको एक मिशन के रूप में लेके काम चल रही है। राज्य सरकारों में कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपने हेल्थ केयर को, अपने एजुकेशन सिस्टम को, एग्रीकल्चर को, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को, या इवन गवर्नेंस को कैसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, आपको बात किया गुप्ता जी ने, हमारे नितिन गुप्ता जी ने बात किया स्वच्छ भारत मिशन के लिए,
जब स्वच्छ भारत मिशन में अर्बन हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में देख रहा था, तो पहले हम लोगों ने स्वच्छ सर्वेक्षण का, आपने नाम सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण जो है स्वच्छ सर्वेक्षण होता है। करीब 40 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण एक साथ करना कितना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कोई आदमी उंगली नहीं उठा सकता है। इतने सारा का सारा उसको IT सिस्टम, कंप्यूटिंग सिस्टम को कैसे हम लोगों ने प्रयोग किया उसको लेकर के, और चलते चलते लास्ट में चौथा पांचवा होने के बाद हमने उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लगा दिया कि कैसे हम लोग इस प्रकार की व्यवस्था करें कि जिससे कि कोई भी आदमी किसी चीज को गलत नहीं अपना प्रोजेक्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का जो सिस्टम है, आज इतनी बड़ी तेजी से देश में विकास हो रहा है, तो इसके बारे में हमें बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। जो देश में 5G और अब तो 6G के ऊपर भी काम होना चालू हुआ, 5G का जो सिस्टम बना है, अब 5G को लेकर के किस प्रकार से आप कितना सारा परिवर्तन ला सकते हैं, कितने सारे लोगों के जीवन को आसान कर सकते हैं, कितनी सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपने पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, इसके ऊपर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। और यहाँ पे हमारे जो इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज जो कि इतने सारे देश के 20,000, मुझे बताया कि लगभग 20,000 लोग यहाँ पे काम करते हैं, और उनमें रिसर्चर्स की भी संख्या काफी बड़ी है। मुझे बताया गया कि 1000 से ज्यादा कितने सारे रिसर्चर्स यहाँ पे काम करते हैं। तो उतने हमको आगे बढ़ाना है। जरूरत है कि हमको इंडस्ट्री और एकेडमिया को, दोनों को जोड़ करके उनकी क्या आवश्यकता है, या गवर्नमेंट एंड एकेडमिया को जोड़ करके उनकी क्या आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को हम लोग जवाब दे करके इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें। आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आपको मालूम होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसका सबसे ज्यादा प्रयोग हमने स्मार्ट सिटी में किया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सिटी को, स्मार्ट हेल्थ केयर के बारे में, स्मार्ट सिस्टम्स के बारे में आप सारा का सारा पूरा, आज आपको पता होगा कि हमारा रेलवे सिस्टम के बारे में, मेट्रो सिस्टम के बारे में, आपको जो ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस मेट्रो, दुनिया का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो हिंदुस्तान में हमारा यहाँ पे DMRC चला रहा है। और आने वाले जितने हमारे मेट्रो डेवलपमेंट सारे के सारे वो ड्राइवरलेस हो रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं। आपको जब मैं इसके बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, जाकर के खुद देख सकते हैं इसके बारे में, इसको कर सकते हैं। आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक सिस्टम बनता चला जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, क्योंकि आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया कि हम 2070 तक जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उस जीरो एमिशन को प्राप्त करने में बहुत सारे कदम लेने हैं। उनसे में एक जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जो हमारा जो पोल्यूशन होता है, उस पोल्यूशन को जीरो करने के इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में उसका बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, चाहे उसकी बैटरी सिस्टम के बारे में हो, चाहे उसके जो कैसे हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उस पर हमें बहुत कुछ रिसर्च करने की जरूरत है। यहीं पे IIT का जो सेंटर है, IIT का जो इनोवेशन सेंटर है नोएडा में, वहां मैंने देखा कि वहां पे जिंक बैटरी के ऊपर काम चल रहा है। मैंने हमें एक नई टेक्नोलॉजी को लाना है, देश में लाना है, और ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि हमारे इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को यूज करती हो, जिसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बाहर के ना हो। तो क्या हम उस चीज को ला सकते हैं? ये भी हमारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इस सिस्टम के बारे में हमारी आवश्यकता होगी। ऑटोनोमस व्हीकल्स, जो हमने बात की आपको ड्राइवरलेस कार के बारे में, ड्राइवरलेस बहुत सारे सिस्टम जो है, इतने सारे ऑटोनोमस, और खासतौर से ड्रोन सिस्टम, जो हमारे रोबोटिक्स के बारे में, ये तमाम सारी चीजें, और ये पूरा रेवोल्यूशन कर देगा। वो हमारे देश का जो विकसित भारत का जो संकल्प, उसको पूरा करने के लिए ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। एनर्जी के बारे में हमारी डिपेंडेंस, माने देश का सेल्फ डिपेंडेंस ऑन द एनर्जी। आज एनर्जी के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी पे दुनिया में सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर कहीं बना हुआ तो हिंदुस्तान है। चाहे वो सोलर सिस्टम के बारे में हो, विंड सिस्टम के बारे में हो, जो हमारी हाइड्रो वाटर के बारे में हो, इतनी सारी चीजें हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम के, एनर्जी हमारे जो सेल्फ डिपेंडेंसी के बारे में जो काम चल रहा है जिस प्रकार का देश में, उसमें अभी पीएसपी के माध्यम से हमारे जो इतने सारे काम जो देश में चल रहे हैं, उनके माध्यम से भी हमें सोचने की बात है कि हम ऐसा क्या चीज करें कि हमारा देश के ऊपर जो हम एनर्जी के बारे में दूसरे जगह पे डिपेंडेंट है, वो सारा हम सेल्फ डिपेंडेंट, बल्कि हम एनर्जी हम दूसरों को दें, और कर भी रहे। अभी आज के डेट में जिस प्रकार से देश में परिवर्तन हुआ, उससे हम कर भी रहे। ये क्वांटम कंप्यूटिंग की बात आपने की, हमारे जो
माइटी मिनिस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव किया, उन्होंने जो है सेमीकंडक्टर को मिशन को हेड करते हैं, वहां पे उन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बात की। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में इतनी सारे नई नई चीजें हो रही हैं, और इन बच्चों को इनके बारे में मुझे लगता है कि जब ये 2600 रिसर्च के बारे में जब बहुत सारी बातें की जाएंगी तो उसमें इनकी और गहराई में घुसेंगे, और उस गहराई में घुस के उन चीजों को देखेंगे। साइबर सिक्योरिटी की बात की गई, एक्सटेंडेड रियलिटी की बात हुई। एक्सटेंडेड रियलिटी आज हमारी पूरे लाइफ को किस प्रकार से AR, MR और VR किस प्रकार से हमारे पूरे लाइफ को परिवर्तन कर रहा है, कैसे हमारी सोच को परिवर्तन कर रहा है, कैसे हम चीजों को बड़े आसानी से विजुलाइज कर लेते हैं। आपको मालूम होगा NCRTC जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, NCRTC में सारा का सारा सिस्टम, अगर कभी कोई हेडक्वार्टर वहां पे जाकर के देखे कि कैसे हम पूरा विजुलाइज करते थे कि सारी सिस्टम्स को एक एक चीज हमें पूरी जानकारी में, और उसको कोई चाहे मेंटेनेंस करना हो, कुछ करना हो, सारा का सारा चीज को हम देख सकते हैं। आज इंडस्ट्री में AR, VR और MR का इतना तेजी से उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि ये आज की डेट में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, और इन टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर बात करेंगे तो फिर हमें इसको, हम देश को स्ट्रांग बना सकते हैं। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का भी गवर्नमेंट से लेकर के इंडस्ट्री में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, बिग डाटा का किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, तो सारा का सारा कंप्यूटिंग सिस्टम हमारी सोच को बदल रहा है। आज से हमारी जो हर साल आप बात कर रहे थे कि हम इसका जो वर्जन 5, वर्जन 6, वर्जन 7, वर्जन 8, हर एक वर्जन हमको एक क्वांटम जंप दे रहा है। और इन सारी बातों को जो हमारे देश की जिस प्रकार से लोगों की न केवल आवश्यकताएं बढ़ रही हैं बल्कि अपेक्षाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। लोगों के एस्पिरेशंस, जो आज हमारा जो नॉर्मल इंडियन है, जो हमारा भारतीय है, चाहे वो भारतीय छात्र हो, भारतीय नागरिक हो, हर एक की अपेक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए इस टेक्नोलॉजी को हमें भरपूर प्रयोग करने की जरूरत है। और इसका प्रयोग करने के लिए हमें इस प्रकार की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं, जिसमें आज की डेट में हम कहां पहुंचे और आने वाले समय हमारा क्या रास्ता होगा, हम उस जगह को पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंच सकते हैं, इसके ऊपर हमें आगे के लिए काम करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि हिंदुस्तान जिस तेजी से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्पेस की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ओशन की टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्ट के बारे में हो, इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री 4.0 के बारे में, हर जगह जिस प्रकार से हमारे परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तन के लिए रिसर्च एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और वहां पे बहुत महत्वपूर्ण रोल हो जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज का। यूनिवर्सिटीज न केवल ऐसी माइंड्स को तैयार करते हुए विचार जो कि इन आइडियाज को पिक करेंगे, बल्कि वो एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं। जब मैं इसके बारे में गुप्ता जी ने मुझे एक ब्रीफ भेजा तो मुझे देखा कि यहाँ पे आपके यहाँ भी इनोवेशन का एक पूरा सेंटर बना हुआ है। करीब 20 करोड़ से ज्यादा के स्टार्टअप्स, आपने मुझे बताया कि 20 करोड़ से ज्यादा के स्टार्टअप्स के यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे हो रहे हैं। तो हर एक यूनिवर्सिटी, ये तो आपस में कंपटीशन हो गया, और ये हमारे देश की एक नई विधा बनी है कि हम एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, हम एक दूसरे को चुनौती दे करके, जैसे एक राज्य दूसरे राज्य को चुनौती देता है, एक शहर दूसरे शहर को चुनौती देता है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमें स्मार्ट सिटी को हमें चयन करना है और स्मार्ट सिटी का चयन चैलेंज माध्यम से करेंगे, हम लोगों को समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन आज ये हमारे देश की विधा बन गई है कि जो चैलेंज में आगे बढ़ेगा, जो सक्षम है, वो उसको आगे बढ़ाएगा। तो ये हर एक यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आप कैसे इस पूरे इकोसिस्टम को, कि जो कि देश में नॉलेज की कमी नहीं है, देश में इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, देश में एस्पिरेशंस की कमी नहीं है, देश में जरूरतों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारा देश इतने 140 करोड़ लोगों का देश है, जहां पे एग्रीकल्चर, आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं एग्रीकल्चर के बारे में। माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया पिछले 2022 के बजट में एग्रीस्टेक के बारे में, और एग्रीस्टेक के बारे में जब उन्होंने बात की तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत क्या है कि हमारे एक एक प्लॉट का जियो रेफरेंस हो जाना चाहिए, एक एक प्लॉट का। क्या आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में कितने प्लॉट है? लगभग 7 करोड़ प्लॉट है।
हर एक प्लॉट का जियो रेफरेंस हो जाना चाहिए। उसके लिए कहां से उसको डाटा आएगा, कैसे इस काम को करेंगे। लेकिन एक बार ये जो हम लोगों ने सीखा, इसको काम करने का जो एक जज्बा सीखा, जब एक बार इसको काम करना चालू किया तो आपको जान करके आश्चर्य होगा और खुशी भी होगी कि आज उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी एग्रीकल्चर प्लॉट है लगभग उनका 100% जियो रेफरेंसिंग हो चुका है। या तो उसका जो उपलब्ध नहीं है क्योंकि वहां पे मास्क कर रखा किसी सिक्योरिटी रीजन से, लेकिन जहां जितना उपलब्ध हमारे पास आज लगभग 100% हमारे जियो रेफरेंस, आज उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है इसके बारे में। और न केवल हमने जियो रेफरेंस किया बल्कि उसका उपयोग करना चालू कर दिया। वो सारे के सारे हमारे जो है इस डाटा का उपयोग करके जो हम क्रॉप सर्वे करते थे तो हम डिजिटल क्रॉप सर्वे करना चालू कर दिए। अब हर एक प्लॉट में क्या चीज, जो कि पहले हमारे जो खतौनी में, छोटा एग्जांपल इसे कि आपको समझ में आएगी बात कैसे डिजिटल इस सिस्टम का फर्क आता है कि हमारे हर प्लॉट के ऊपर क्या बोया हुआ है, धान बोया हुआ है कि वहां पे कोई मिलेट्स बोया हुआ है, कोई दलहन की फसल बोई हुई है, कोई तिलहन की फसल बोई हुई है, क्या फसल बोई हुई है। पहले हमारा जो लेखपाल साहब जाते थे, जो उन्होंने नोट कर दिया वही हो गया। वो बैठ करके एक जगह नोट कर लेते थे और कहीं से कुछ का कुछ बना देते थे। अब हर एक प्लॉट चूंकि जियो रेफरेंस हो चुका तो वहां पे हमारे लेखपाल जी को जाना होगा और ऐसे मोबाइल फोन लेकर के उसका फोटो खींचना होगा और उसका लेट लॉन्ग वहां पे ऑलरेडी मार्क्ड है। जो फोटो है, फोटो से ऑटोमेटिक वो कर देगा कि यहाँ पे किस चीज का क्रॉप है, और अगर कोई डाउट होता है तो उसको खुद एंटर कर सकता है। बहुत सिंपल सा तरीका है और इस प्रकार से हर प्लॉट पे क्या फसल है उसकी पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इससे हमारी पूरी की पूरी जितनी कितनी खेती हो रही है 20% हमारा ऑटोमेटिक बढ़ गया, क्योंकि हम अंडर रिपोर्टिंग कर रहे थे। यही नहीं, पूरी हमारी प्लानिंग सिस्टम की हम क्या बोएंगे, कैसे करेंगे, ये पूरा प्लानिंग सिस्टम हो जाए। और यही नहीं बल्कि अगर किसी प्रकार का कोई नुकसान होता तो हर प्लॉट में क्या नुकसान हुआ, एक एक चीज हम इसके माध्यम से जानकारी कर सकते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग हम कर सकते हैं कि कहां पे कितनी ज्यादा पानी की जरूरत है, कितनी ज्यादा हमें उसके फर्टिलाइजर की जरूरत है, एक एक प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं। इसको लेकर के हम पूरा का पूरा जो है, जब हमने किसानों से खरीदारी करना चालू किया, पहले उनको जाता था किसान अपना नक्शा बनवाने जाता था, वो उनसे लेखपाल से सर्टिफिकेट लेता था। अब कोई जरूरत नहीं है, सारा का सारा सिस्टम जो है पूरे एक साथ इंटीग्रेट कर दिया। किसान क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिक 15 मिनट के भीतर किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। ये पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर, हमारे किसानों की जिंदगी कितनी आसान हो गई इस काम को करने से। एक बार हमने पूरी मेहनत की और मेहनत करके सारा ये तैयार कर दिया। अब किसानों की जिंदगी कितनी आसान होगी, और न केवल जिंदगी आसान होगी, कितने सारे नए नए रास्ते खुल गए। अब आने वाले समय में हम पूरी की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं कि हम उत्तर प्रदेश में कहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। पूरा एग्रीकल्चर की व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। किसानों को जो उनकी आय दूनी करने के लिए एग्रीस्टैक के माध्यम से बहुत कुछ काम कर सकते हैं। ऐसे हर एक क्षेत्र में अगर हम इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, जो जिस प्रकार से आज जो पूरी दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा नजर हमारे खुद के प्रदेश में और देश में हो रहा है, उससे हम बहुत कुछ ला सकते हैं। लोगों का ईज ऑफ लिविंग और लोगों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग कर सकते हैं। तो मैं इस अच्छे कार्य के लिए, इतना बढ़िया जो आप 3 दिन का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उन तमाम सारे विद्वान जो हमारे रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, जो तमाम सारे फैकल्टी मेंबर्स जो और सारे स्टूडेंट जिसमें भाग लेंगे, आप सारे लोगों को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका 3 दिन का कॉन्फ्रेंस का जो विचार विमर्श होगा उससे और भी नई चीजें और नए रास्ते निकलेंगे। क्योंकि रिसर्च लीड्स टू द न्यू रिसर्च लीड्स टू द न्यू कमिटमेंट्स, कि हमको आगे और इस पर काम करना है, और ये काम करेंगे तो इस प्रकार से ये फर्क आएगा। चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स को फर्क आए, चाहे हमारे किसानों को फर्क आए, चाहे हमारे व्यापारियों को फर्क आए, चाहे हमारे बिजनेसमैन को, चाहे हमारी इंडस्ट्री को फर्क आए, और जो सबसे बड़ा फर्क आएगा वो हमारे देश को फर्क आएगा। और हमारे देश का जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है, जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बढ़ करके करने को और आगे चल करके $40 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ हम तेजी से बढ़ रहे होंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस यूनिवर्सिटी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।